हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 का जो है एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जितने सारे टॉपिक्स हैं इन सबको हमने देख लिया है एक एक करके। और अब जो हमको पढ़ना है वो आज इसका एक्सरसाइज हमको करना है। तो हमने जो है कीवर्ड्स को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, क्योंकि हमने इसको आपको लिख के दिया हुआ था। तो जो कीवर्ड्स हैं वो आपने इसमें से कुछ कीवर्ड्स को हमने सेलेक्ट करके उसकी हिंदी मीनिंग भी आपको लिखवा दिया है। तो ये आपने जो है नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में जो कुछ हमको करना है वो हमारा है कि हमको जो एक्सरसाइज दिया है इस चैप्टर में इसको हमको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग एक एक करके जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज हैं इनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका दिया है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स हैं खाली स्थान हैं उनमें आपको फिल करना है। तो यहाँ देखिए जो आपका ए है, आपको ये काम करना है। जब हम इस वीडियो में आपको जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है अपनी जो बुक है उसको अपने सामने खोल करके रखिए, ओपन करके रखिए, क्योंकि जो कुछ बुक में आपको फिल कराया जाएगा और जो कुछ आपको टिक करवाया जाएगा उसको आप उसी टाइम अपने बुक में टिक करते रहिएगा। तो इसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहला वाला है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमन में जो स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, उनमें मेन क्या होते हैं? जो पहला आपका इंजेक्शन होता है, दूसरा आपका डाइजेशन होता है, तीसरा आपका एब्जॉर्प्शन होता है, चौथा आपका एसिमिलेशन होता है और पांचवा आपका क्या होता है? इजेक्शन होता है। मतलब पहले इंजेक्शन भोजन को अंदर करना, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, उसके बाद उसका इजेक्शन यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बॉडी से अपने बाहर निकाल देते हैं। तो इसको जब आपको फिल करना होगा तो यहाँ पे आपको जो है यहीं कहीं दिया हुआ है, आप इसको जो है देख के इसको फिलअप कर लेना। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स प्रेशर, इसमें इंजेक्शन दिया है, डाइजेशन दिया है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। तो ये सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनको आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला है उसमें आपको कर लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसको हम रीड करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कुछ आपको दिया है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? लीवर होता है। तो इसमें आप लीवर फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर आपका इसमें सी को देखते हैं। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज। तो यहाँ पे आप क्या फिलअप कर लेंगे? डाइजेस्टिव। इसमें आप डाइजेस्टिव जूसेज को फिलअप कर लेंगे। हुइच एक्ट ऑन फूड। तो स्टमक क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेज को भी सिक्रेट करता है जो कि फूड पे एक्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर डी का। इसमें डी में क्या लिखा गया है? द इनर, इसमें डी में दिया है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। तो जो फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। तो ये आप इसमें फिलअप कर लेना। विली वगैरह की जो स्पेलिंग है अगर आपको नहीं है, इसमें इससे नहीं लिख पाते हैं तो आपको इसमें पीछे जो है आपको मिल जाएगा, सब देख लेना। तो ये हो गया। अगला देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका ई है। अमीबा डाइजेस्ट फूड्स इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल्स। ये क्या होता है? फूड वैक्यूल्स। तो ये आपको फूड वैक्यूल्स जो होता है इसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अमीबा डाइजेस्ट फूड, इसको अपने फूड वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट करता है। तो ये फूड वैक्यूल यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे आप फूड वैक्यूल को यहाँ पे फिलअप कर देना है आपको। इसके बाद में देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको टिक करना है कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। तो इसको हम रीड करते हैं एक एक करके। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्च का डाइजेशन हो वो बकल कैविटी में, वो बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप जो है इसमें बकल कैविटी लिखेंगे। तो ये आपका जो है ये आपका फॉल्स है, ये आपका ट्रू नहीं है। बी हम रीड करते हैं। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। तो ये आपका क्या है? ट्रू है। टंग मीन्स होता है जीभ। जो हमारी जीभ होती है वो फूड को और सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। तो ये आपका ट्रू हो गया। पॉइंट नंबर सी है द गाल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल। तो ये आपका ट्रू है। गाल ब्लैडर जो होता है वो बाइल को टेम्परेरली क्या करता है? स्टोर करता है। बाइल क्या होता है? जैसे ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स में दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका एक लीवर होता है,
ये लीवर आपका आपने देखा होगा इसमें होता है, एक बड़ा सा सबसे बड़ी ग्लैंड है। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका जो गाल ब्लैडर होता है, इसमें बाइल जो जूस उससे सिक्रेट होता है उसको इसमें टेम्परेरली स्टोर करता है, और जब ज़रूरत होती है फूड के लिए तो इसको ये रिलीज कर देता है। आगे इसको हम रीड करते हैं। इसमें देखिएगा ये जो लास्ट है इसमें डी है, इसमें द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गई, वो मुंह को चलाते रहते हैं। तो ये लोग जो उनका भोजन होता है इसको फिर से लाते हैं, एक बार पेट में ले जाते हैं, फिर पेट से फिर से मुंह में लाते हैं। कड उसे कहते हैं, जो पेट से दोबारा मुंह में आता है उसको कड कहते हैं। तो इस कड को ये लोग दोबारा चबाते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। तो इस तरीके से आप अपने बुक में सामने रख के इसको टिक करते रहना, और इस तरीके से आपका ये सॉल्व होता जाएगा। आगे इसमें देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जिन नीचे हैं इनमें सब में आप टिक करिएगा। तो यहाँ देखिए फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, तो फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ना तो स्टमक में पूरा होता है, ना ही माउथ में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर बी आपका दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो बी में दिया है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, तो वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में रह जाता है, स्टमक में नहीं होता है, फूड पाइप में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है जो अनडाइजेस्टेड वाटर होता है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। आगे देखिए इसको मैच करना है, तो ये मैचिंग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आंसर हमने आपको एक बना के लिखवा दिया है। तो यहाँ देखिए जो फूड कंपोनेंट होता है, फूड कंपोनेंट प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, तो इनके डाइजेशन के बाद में जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के बाद किस रूप में बदल जाते हैं ये आपको देखना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है शुगर्स में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका प्रोटीन्स होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, और साथ ही जो आपके फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में बदल जाते हैं। तो ये आपका जो है ये हो गया, ये इसको आप इस तरीके से मैच कर लेना और अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर विली। तो विली क्या होते हैं, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विली क्या होते हैं और इनका लोकेशन और फंक्शन क्या होता है। तो व्हाट आर विली, इसके लिए आप क्या करेंगे, द फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ हमने अभी कहीं देखा है, ये ढूंढते हैं इसको, ये एक मिनट। तो आपको इसको जो है यहाँ पे लिखना है, जैसे उसमें क्वेश्चन में आपको दिया है व्हाट आर विली, तो इसका आंसर हो जाएगा द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स कॉल्ड विली। तो विली क्या होता है ये हो गया। अब इनका काम क्या होता है, तो विली जो होता है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है पेट के अंदर, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनल वॉल होता है उसके एरिया को ये बढ़ा देता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसके आंसर में आपको लिखना होगा द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स कॉल्ड विली। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें अंगुली जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, उभार होते हैं, उनको हम विली कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली, तो विली हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये आप इसके आगे इसमें जोड़ लेना, विली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ा के। तो ये आपका आंसर इसका भी हो जाएगा। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका है ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसमें क्या दिया है, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, व्हिच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, तो बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बाइल आप जानते हैं कि लीवर में प्रोड्यूस होता है। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, आप क्या लिखेंगे, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, इसका आंसर हो जाएगा बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। व्हिच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, ये फूड के कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके आगे आप आंसर में जोड़ लीजिएगा बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स।
तो बाइल किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो बाइल जो है फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, व्हेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड? तो बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर। व्हिच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट? तो इतना लिखने के बाद बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर, उसके बाद आप लिख लीजिएगा इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये फैट्स के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या ऐसा भी लिख सकते हैं बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखना है। देखिए, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जो कि रूमिनेंट्स यानी जो जैसे गाय भैंस हो गए उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं? इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले उसको जो आपको करना हो तो सेलुलोज हो गया, है ना। तो सेलुलोज जो होता है ये आप लिख लेना, आपके कॉपी में दिया हुआ है। तो नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो द सेलुलोज, ऐसे आपको आंसर लिखना है। आंसर नंबर 7 में क्या लिखेंगे? द सेलुलोज दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। सेलुलोज, यहाँ पे सेलुलोज नहीं लिखना है, कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस इज सेलुलोज। ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, द रीजन। तो इसके लिए आप लिखिएगा इट इज़ बिकॉज दैट ह्यूमन सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। तो इसको डाइजेस्ट करने में क्यों नहीं ये कर पाता है? क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके बॉडी में केइकम नाम का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? तो जो ग्लूकोज होता है उससे हम इंस्टेंट एनर्जी क्यों पाते हैं? तो इसके आंसर में हो जाएगा ग्लूकोज इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड नीड नॉट टू बी डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो ग्लूकोज जो होता है, ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज ग्लूकोज इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट डू नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड। तो इसको पचाने की हमको ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हम खाते हैं तुरंत हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो है ग्लूकोज हमको तुरंत ही एनर्जी देता है। अब जैसे हम कोई चावल या रोटी खाते हैं तो पहले उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी एनर्जी गेन करेगी। लेकिन ग्लूकोज को हमने अपनी बॉडी में लिया कि तुरंत ही वो एब्जॉर्ब हो गया और तुरंत ही हमको एनर्जी दे दिया। तो इस तरीके से उसको इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कहते हैं ग्लूकोज को। आगे हम रीड करते हैं, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कुछ आपको दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन? तो व्हिच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन? तो कौन सा जो डाइजेस्टिव कैनल का कौन सा पार्ट है, किस प्रोसेस में कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो पहले देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन से पार्ट में होता है? तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन का पूरा काम होता है। च्यूइंग ऑफ फूड यानी भोजन को चबाने का काम क्या होता है? बकल कैविटी जो होती है, जो बकल कैविटी होती है वो फूड को चबाने में काम करती है। तो ये दूसरा आपका हो गया च्यूइंग फूड। किलिंग द अब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में आपका जो आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है और वो बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। आगे देखिए कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन का कंप्लीशन कहाँ पे होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन, या आप इसको सिंपली लार्ज इंटेस्टाइन ही लिखिएगा, क्योंकि डाइजेशन को कंप्लीट करने का काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन जो फिलहाल इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ही लिखिएगा आप। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन का सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ पे होता है? यानी जो स्टूल होता है या खराब पदार्थ जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे आप लार्ज इंटेस्टाइन लिख दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कुछ सॉल्व करना है ये आप देख लेते हैं। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो अमीबा का न्यूट्रिशन है और जो ह्यूमन बींग का जो न्यूट्रिशन है, इनमें आपको एक डिफरेंस लिखना है। तो इसका डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे? देखिए, जो ह्यूमन बींग होता है एक सिमिलरिटी आपको लिखना है। तो इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन जो होता है न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है। जो इंजेक्शन होता है वो ह्यूमन बीइंग। तो आप सिमिलरिटी लिखिएगा। पहले आप इसका कैसे इसको लिखेंगे हम थोड़ा सा बता देते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 10। आंसर नंबर आपका 10 हो गया, तो पहले आप सिमिलरिटी आप इसमें लिख लेंगे। हेडिंग डालेंगे सिमिलरिटी, इसमें आप लिखेंगे इंजेक्शन अकर्स बोथ इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। इंजेक्शन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंजेक्शन अकर्स बोथ इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। उसके बाद में आप लिखेंगे डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंस लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप आगे लिखेंगे ह्यूमन बींग्स नीड टू च्यू द फूड बट अमीबा डोंट नीड टू च्यू द फूड। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको भोजन को चबाने की, मुंह में उनको ले करके मुंह चलाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अमीबा ऐसी कोई प्रोसेस नहीं करता, वो डायरेक्टली उसको ट्रैप कर लेता है, निगल जाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस आपका हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ह्यूमन बींग्स नीड टू च्यू द फूड बट अमीबा डोंट नीड टू च्यू द फूड। तो अमीबा को भोजन को च्यू करने की या चबाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ह्यूमन बींग फूड को चबाते हैं। आगे देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, इसको हमको क्या करना है, इसको मैच करना है। तो इसको हम मैच कर लेते हैं। किस तरीके से हम करेंगे, तो कॉलम ए पहले इसको रीड कर लेते हैं। 11 मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ सूटेबल आइटम्स इन कॉलम सेकेंड। तो जो कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड के साथ में इसको आपको सूटेबली मैच करना है। तो सैलेवरी ग्लैंड्स का काम क्या करता है, जो सैलाइवा सिक्रेशन, सैलेवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सैलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। स्टमक क्या करता है, स्टमक जो आपका होता है स्टमक एसिड रिलीज करता है। ये आपका नीचे दिया है, स्टमक क्या काम करता है, एसिड रिलीज करने का काम करता है। इसके बाद में लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेशन, जो लीवर होता है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम जो होता है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो रेक्टम होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें डाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो रिमेनिंग वाटर होता है उसको हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मतलब एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ देखिए एक आपका नहीं दिया है, तो ई एफ, इसके बाद यहाँ पे आप जी लिख लीजिएगा और इसमें क्या लिखेंगे, एनस। इसमें आप एनएस लिख लीजिए, क्योंकि एनएस से ही जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिलीज किया जाता है और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कभी अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को आप थोड़ा सा रोक लीजिए या उसको थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। तो ये सब आप करते रहिए और साथ में बुक को अपने साथ में ज़रूर रखिएगा सॉल्व करते टाइम। तो ये आपका हो गया। आगे देखिए, ये आपका जो एक डाइजेस्टिव पार्ट्स का एक इमेज आपको दिया है, इसमें आपको लेबल करना है। तो लेबल करने का मतलब क्या होता है, इनका नाम लिखना है। जैसे ये आपका क्या है, ये ऐसे यहाँ पे एक निशान आप लगाइएगा और ये इस तरीके से। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको स्टमक लिख दीजिएगा, स्टमक। तो ये आपका ये वाला पार्ट आपका लेबल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको आप गाल ब्लैडर बोलते हैं, है ना, गाल ब्लैडर। तो यहाँ पे आप गाल ब्लैडर इसको कर दीजिएगा। उसके बाद ये क्या होता है, ये पैंक्रियास है, तो इसको आप पैंक्रियास यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, ये लेबल हो गया। उसके बाद ये आपका बीच वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे लेबल कर दीजिएगा। और इसके बाद में जो है आपका ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद में क्या है, ये जो आपका ये बड़ा वाला है, ये वाला ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे लेबल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये लेबल हो जाएगा। और नीचे के कुछ पार्ट्स भी बच गए हैं, तो इसको भी आप लेबल कर दीजिएगा। जो ये वाला पार्ट है इसको आपको रेक्टम बोलते हैं और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको हम एनस बोलते हैं। तो ये आप जो है लेबल कर दीजिएगा। ये सारे स्पेलिंग आपको जो है ऊपर या जो आपका चित्र है इसी बुक में आपको दिया गया, उससे आप इसको लेबल कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, कैन बी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। तो क्या जो हम अगर खाली हम घास पत्तियाँ खा के क्या हम जीवित रह सकते हैं, घास पत्तियाँ खा के? तो बिल्कुल हम घास पत्तियाँ खा के जीवित नहीं रह सकते हैं। हम क्यों नहीं जीवित रह सकते हैं? इसका कारण क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो घास और पत्तियों को डाइजेस्ट करने के लिए जो है सूटेबल नहीं है, एबिलिटी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास नहीं है जो कि घास और पत्तियों को डाइजेस्ट कर सके।
तो इसलिए हम घास और पत्तियाँ खा करके जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये आपका डिस्कस हो गया। और क्यों नहीं रह सकते हैं, तो इसका कारण यही है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो घास पत्तियों यानी सेलुलोज के डाइजेशन में जो है केपेबल नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास बिकॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। तो इतना आप लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद लर्निंग एक्टिविटी है, यहाँ पे जो कुछ आपको दिया है आप इसको पढ़ लेना और इसको समझना है। यहाँ पे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे समझाया गया है, इसको आप याद रखना हमेशा के लिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? तो अगर आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते थे तो आप इसको जान लीजिए। तो यहाँ देखिए फैट्स इन गोट्स मिल्क आर मच सिंपलर। जो गोट बकरी के दूध का जो फैट होता है, जैसे आप जानते हैं ना, गाय का दूध हो, भैंस का दूध, उसमें क्रीम पाया जाता है, मक्खन निकलता है, उससे घी निकाला जाता है। तो जो गाय के दूध का या भैंस के दूध का जो घी होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सिंपल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो यहाँ देखिए फैट्स इन गोट्स मिल्क आर मच सिंपलर दैन दोज इन काउज मिल्क। तो जो बकरी के दूध का जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। सिंपल होने मतलब जैसे ये फैट जो होता है जैसे छोटा छोटा फैट होता है, ये बकरी के दूध का फैट है। लेकिन जब हम गाय के दूध का फैट देखते हैं तो ये बहुत लंबा सा होता है, बड़ा सा। तो ये देखिए, ये जो गाय के दूध का ये फैट है, ये गाय के दूध का फैट है और ये बकरी का दूध का फैट है। तो गाय के दूध का फैट आप देखिए बहुत बड़ा सा है, भारी सा है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमारी बॉडी को। लेकिन जो बकरी के दूध का फैट है वो बहुत छोटे छोटे 2-3 पार्टिकल्स इसमें सिर्फ होते हैं, या 2-3 नहीं, फिर भी कुल मिला के कम पार्टिकल्स होते हैं। तो ये इसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को, बकरी के दूध को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को आसानी होती है। लेकिन जो गाय का या भैंस का जो दूध होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये हमको याद रखना है। तो देयरफॉर यहाँ पे आपको दिया गया है गोट्स मिल्क इज मच ईजियर टू डाइजेस्ट दैन द काउज मिल्क। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग आपको यहाँ पे दी गई है कि जो गाय का दूध होता है उसको डाइजेस्ट करना कठिन क्या होता है और बकरी के दूध को डाइजेस्ट करना सरल क्यों होता है। तो इसका अगर ऐसा आपसे कोई पूछ ले तो इसका उत्तर आप ये देंगे कि जो गाय का दूध होता है उसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन जो बकरी का दूध होता है उसमें फ़ैट्स बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए बकरी के दूध को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा आसान होता है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर 2 था ये आपका कंप्लीट हो गया और साइंस के आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे से पूरा किया होगा और सारे टॉपिक्स आपको समझ में भी आए होंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।